देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है, एक समान गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में तथा 210 मीटर लंबे पुल को पार करने में 25 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की गति बताइए। गति आपको किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है, ठीक है। अभी जो हमारी गति निकलेगी वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट निकलेगी, उसको कन्वर्ट करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए आप क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए देख ले किस तरीके से करेंगे। बोले एक समान गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में तथा 210 मीटर लंबे पुल को पार करने में 25 सेकंड का समय लेती है। देखिए तो रेलगाड़ी पहले किसको पार कर रही थी, प्लेटफॉर्म को। तो प्लेटफॉर्म को जब पार कर रही थी उसके लिए हमने P लिखा, और ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, यानी कि P + T दूरी तय की गई कितने समय में, तो आप कहेंगे सर 17 सेकंड्स में। कितने में, 17 सेकंड में। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ पर आपको मेंशन है कितनी है, 122 मीटर। ट्रेन की लंबाई नहीं पता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बोला एक पुल को पार करती है जो कितना 210 मीटर लंबा है। तो आपको पता है जब ब्रिज को पार करती है, पुल को पार करती है, तो ट्रेन पुल की लंबाई प्लस अपनी लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है। तो ट्रेन ने यहाँ पर कितनी दूरी तय की होगी, पुल की लंबाई प्लस अपनी लंबाई के बराबर दूरी कितने समय में तय की, तो आप कहेंगे सर 25 सेकंड में तय की, ठीक है। यहाँ पर पुल की लंबाई कितनी है, तो आप कहेंगे सर 210 मीटर है। अब आप एक चीज बताइए कि यहाँ प्लेटफॉर्म को पार कर रही थी और अपनी लंबाई की दूरी तय कर रही थी, मतलब अब प्लेटफॉर्म की लंबाई और अपनी लंबाई के योग के बराबर दूरी तय कर रही थी। और दूसरे केस में पुल को पार कर रही थी और अपनी लंबाई ये को पार कर रही थी, यानी कि दोनों ही केसेस में यहाँ टी तो समान होगा ना, टी और टी तो दोनों ही केस में समान है। यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा तो है नहीं कि भाई पहले डिब्बे इतने थे अब लगा दिए गए या कम कर लिए गए, ऐसा तो कोई केस नहीं है। तो इसका मतलब पहले ट्रेन की लंबाई जितनी थी उतनी ही बाद में भी है। तो ट्रेन की लंबाई तो दोनों केस में समान है। तो इसका मतलब 17 से 25 सेकंड, कितना सेकंड का समय ज़्यादा लगा और क्यों लगा, अब बस ये चीज़ आपको समझनी है। और ये चीज़ समझ ली तो आप इस क्वेश्चन को फिर डायरेक्ट करेंगे कैसे। भाई देखिए 122 से 210 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई 122 थी, ब्रिज की लंबाई पुल की लंबाई 210 थी। कितनी ज़्यादा दूरी तय की, तो 10 में से 2 माइनस करेंगे तो आप कहेंगे सर 8, 3 माइनस करेंगे 11 में से तो आप कहेंगे सर 8, यानी कि 88 मीटर की दूरी ज़्यादा तय की। तो समय कितना बढ़ गया, तो आप देखिए 17 और 8 25, यानी कि 8 सेकंड का समय ज़्यादा लगने लगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रेन 8 सेकंड में 88 मीटर की दूरी तय करती है। तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, तो आप कहेंगे सर 1 सेकंड में 88/8 मीटर की दूरी तय करेगी, यानी कि 11 मीटर की दूरी तय करेगी। और 1 सेकंड में चली गई दूरी क्या होती है, चाल होती है। तो ट्रेन की चाल कितनी आ गई, तो आप कहेंगे ट्रेन की चाल हो गई 11 मीटर प्रति सेकंड। ये ट्रेन की चाल आ गई, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में, ऑप्शन आपको कैसे दे रहे हैं, किलोमीटर प्रति घंटे में। मीटर प्रति सेकंड को बेटा अगर किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 18/5 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, बड़े से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 18/5 बड़ा होता है। 11 8 88 की 8 हासिल में 8 आएगा, 11 कम 11 और 8 19, 198 बटे कितना हो जाएगा, तो अपॉन में, बटे का मतलब बेटा अपॉन होता है, बटे में कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 5 आ जाएगा। 5 से भाग देंगे तो 5 दिया 15, 4 बचेगा 48, 5 नाम 45, 3 बचेगा तो 5 छिक्के 30, यानी कि 39.6 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ट्रेन की जो स्पीड है वो 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा है। किस ऑप्शन में दिया है आपको, तो ऑप्शन बी में दिया है। अब इतनी बात अगर समझ में आ गई, ये पूरा हमने तरीका समझ लिया कि क्यों ऐसा रीज़न हो रहा, क्यों समय ज़्यादा लग रहा, क्योंकि दूरी बढ़ गई। ट्रेन की पहले केस में और दूसरे केस में दोनों जगह लंबाई समान होगी, तो केवल जो दूरी बढ़ी है 88 मीटर, उसके कारण 8 सेकंड का ट्रेन ज़्यादा समय ले रही है, यानी कि ट्रेन 8 सेकंड में 88 मीटर की दूरी तय करती है। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखिए आपको केवल इतना लिखना है कि 122 जाने में कितना समय ले रही है, 17 सेकंड, ठीक। और 210 जाने में कितना समय ले रही है, ये मीटर में है भाई, कितना समय ले रही है, तो आप कहेंगे सर 25 सेकंड। तो समय कितना बढ़ गया, तो आप कहेंगे सर 8 सेकंड का समय बढ़ गया। दूरी कितनी बढ़ गई, तो आप कहेंगे सर 88 मीटर की दूरी बढ़ गई।
तो बस यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, चाल निकाल लेंगे। तो चाल कितनी हो गई, 88 मीटर दूरी और कितना समय 8, तो 11 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। बात वही हो गई। अब तो कन्वर्ट कर लेंगे तो आपका 39.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आ जाएगी ट्रेन की। क्लियर होगी बात। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा क्या कह रहा है आपसे। 125 मीटर लंबाई की एक रेलगाड़ी रेलवे लाइन के किनारे खड़े एक पेड़ को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की गति बताइए। अब देखिए यहाँ भी गति किसमें पूछी गई, किलोमीटर प्रति घंटे में। और आप ये चीज़ जानते हैं कि भाई जब एक ट्रेन किसको पेड़ को पार करती है, एक पेड़ को पार कर रही है ना, तो जब कोई ट्रेन किसी पेड़ को पार करती है तो उस स्थिति में वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। अब आपको अगर ट्रेन की चाल बतानी है तो चाल क्या होती है, किसी भी चीज़ की अगर आपको चाल निकालनी है तो चाल एक्चुअल में होती क्या है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी कि दूरी और समय का जो अनुपात होता है वो चाल के बराबर होता है। तो ट्रेन जब किसी पेड़ को पार करती है बेटा तो उस स्थिति में वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो आप कहेंगे सर 125 मीटर, तो उसने कितनी दूरी तय की होगी जब पेड़ को पार किया, तो आप कहेंगे जब पेड़ को पार किया तो उसने अपनी लंबाई यानी कि 125 मीटर की दूरी तय की। कितने समय में तय की, तो आप कहेंगे सर 30 सेकंड में। ठीक है। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर किस में देगा, मीटर पर सेकंड में। देखिए समय बचाना सीखिए पेपर में, इसको आप कैलकुलेट मत कीजिए, इसको इधर ही छोड़ दीजिए। ये मीटर पर सेकंड में आ गई आपकी चाल, आंसर किस में दिए, किलोमीटर पर आवर में। तो अब आप क्या करिए, 125/30। अब किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो देखिए आप 5 से ये कट जाएगा कितने बार, 25 बार, 5 से ये कट जाएगा 6 बार, 6 से ये कितने बार कट जाएगा, 5 से ये 25 बार कट गया, 5 से ये 5 बार कटेगा, 5 से 6 बार, 6 से ये 3 बार कट जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगा, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन बी आपका जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो गया बेटा, आपका आंसर हो गया। आई होप बात आप तक पहुंच रही है, आपको समझ में आ रही है बात कि किस टाइप से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, आसानी से बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है कि किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1080 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। ठीक है। अब यदि इन्होंने क्या दिया आपको, किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग दिया है, कोई आपके पास बहुभुज है, उसके आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो देखिए बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, अगर बहुभुज के आंतरिक कोणों के योग की बात करें तो क्या होता है, तो आप कहेंगे सर n-2 × 180। ठीक है। इसमें वैल्यू रख के देखिए, सबसे पहले n की वैल्यू 3 रखिए, 3 रखेंगे 2 माइनस हो जाएगा 180। इसको हम कभी कभार क्या लिखते हैं, 2n-4 × 90 भी लिखते हैं। ठीक है। अगर आप यहाँ पर क्या रखें, 4 रखें, 4 रखेंगे 2 360। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। हम ये क्या रख रहे हैं, यहाँ 3 क्यों रखा है, इसको चेक कर रहे हैं भाई। अगर आप कभी भूल जाए तो चेक करने का तरीका है, आप हमेशा ध्यान रखें, किसी भी फॉर्मूले को आप सेटिस्फाई करके देख लें। ये किसी भी बहुभुज के क्या है, आंतरिक कोणों का योग है। और बहुभुज की शुरुआत कहाँ से होती है, त्रिभुज से। सबसे पहला जो बहुभुज होता है वो क्या होता है, त्रिभुज। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 180 होता है। त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर 3 होती है। तो यहाँ पर n बराबर हमने सबसे पहले 3 रखा, 3 - 2 यानी कि 180 आ गया। फिर n बराबर हमने क्या रखा, 4 रखा, 4 - 2 यानी 2 बचेगा, 360 हो जाएगा। आपको पता है चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो यहाँ पर आप किसी भी फॉर्मूले को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए ये तो वेरीफाई की बात होगी। अब हमें दिया क्या है, हम जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग n-2 × 180 होता है। अब यहाँ पर कितना दिया आपको, 1080, और उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या पूछी है, यानी कि n का मान आपसे पूछा है। तो हम क्या करेंगे, n-2 × 180 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 1080। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 से 2 बार, 9 × 9 9 दूनी 18, 2 से ये कितने बार, 6 बार। तो आप कहेंगे सर n-2 इक्वल टू कितना, 6। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 8।
n की वैल्यू कितनी हो गई 8। तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या 8 है। किस ऑप्शन में दिया आपको, ऑप्शन डी में। ठीक है, ये तो हो गई हमारे बहुभुज की भुजाओं की संख्या किस तरीके से निकालनी है और उसके बहुभुजों के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है। अब हम बात करें कि बहुभुज के वाह कोणों का योग कितना होता है। वाह कोणों का योग, कोई भी बहुभुज है, कोई भी बहुभुज हो, मतलब वो त्रिभुज से शुरुआत होती है उसकी, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, कोई भी बहुभुज हो उसके वाह कोणों का योग, उसके वाह कोणों का योग हमेशा कितना होता है बेटा, 360 होता है। ठीक है, 360 होता है, इस चीज को याद रखना। और अगर हम बोलें कि बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होता है, बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण, बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होता है। तो अगर हम बात करें कि बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, तो अभी आपने लिखा n-2 × 180 और उसमें कितनी भुजाएं होती हैं, n। तो n से यदि भाग दे देंगे तो ये एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का प्रत्येक आंतरिक कोण निकल आएगा। सभी आंतरिक कोणों का जो योग होता है n-2 × 180, उसको आप n से भाग लगा दें, बहुभुज की भुजाओं की संख्या से भाग लगा दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, आपके पास निकल कर आ जाएगा प्रत्येक आंतरिक कोण। अगर प्रत्येक वाह कोण निकालना तो कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर प्रत्येक वाह कोण, प्रत्येक वाह कोण, बहुभुज का प्रत्येक वाह कोण बराबर होता है 360 माइनस डिवाइडेड बाई n, माइनस नहीं, 360 डिवाइड बाई n। भाई बहुभुज में n भुजाएं हैं, 360 उसके सभी वाह कोणों का योग होता है, उसको n से भाग दे दीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप याद रखना बेटा, इससे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन जो आते हैं बहुभुज के वो थोड़े इजी हो जाते हैं, इसको जरूर याद रखना, IMP है ये, कि प्रत्येक वाह कोण और प्रत्येक आंतरिक कोण का योग 180 होता है। प्रत्येक वाह कोण, प्रत्येक वाह कोण, प्रत्येक वाह कोण तथा प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण का योग कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 180 डिग्री के बराबर होता है। किसी भी बहुभुज के प्रत्येक वाह कोण तथा आंतरिक कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स थे, इनको आप याद रखना, बहुभुज के फॉर्मूले हैं ये। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है बेटा कि आपके पास क्या दिया है, 40 विद्यार्थियों की कक्षा के औसत अंक 86 हैं। यदि 5 सर्वोत्तम अंक हटा दिए जाएं जिससे औसत 1 कम हो जाता है, तो 5 विद्यार्थियों का औसत अंक ज्ञात कीजिए। अब आप लॉजिक समझिए इस क्वेश्चन का कि कैसे करेंगे। इन्होंने बोला कि 40 विद्यार्थी हैं, चलिए भाई इनकी बात मान ली हमने कि कितने विद्यार्थी हैं, 40 है, तो ये बोल ही रहे हैं, तो हमने बोला कि 40 विद्यार्थी हैं। इनके औसत अंक की बात करें तो आपको इनका औसत अंक भी दिया है, इनका औसत अंक कितना है, तो आप कहीं से 86 है। 40 विद्यार्थियों का औसत अंक 86 होने का मतलब है कि 40 में से हर एक विद्यार्थी का, 40 में से हर एक विद्यार्थी का अंक कितना है, तो आप कहें सर 86 86 86 है, क्योंकि हमें पता है कि औसत हर एक वैल्यू को इक्वेट कर देता है, मतलब बराबर कर देता है। अगर 40 विद्यार्थियों का औसत अंक 86 है तो हम ये कह सकते हैं कि पहले विद्यार्थी के अंक 86, दूसरे के भी 86, तीसरे के भी 86, चौथे के भी 86 और इस प्रकार 40वें तक के सभी के कितने होंगे, 86 86 86 हैं। अब देखिए यहाँ पर समझिए, इन्होंने बोला कि 5 सर्वोत्तम अंक हटा दिए जाएं, मतलब वो 5 सबसे ज़्यादा जो अंक थे उनको हटा दिया, तो औसत में 1 की कमी हो गई। तो आपने 5 विद्यार्थियों के अंक हटा दिए, तो कितने विद्यार्थी के अंक बचे यहाँ पर, 35 के, और औसत में कितने की कमी हो गई, तो आप कहेंगे सर 1 की, तो औसत कितना हो गया, 85। कितना का हो गया, 85। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप समझ जाइए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 86 से 85 हो गया, औसत 1 की कमी हो गई। इसका मतलब जो 5 अंक आपने हटाए हैं सर्वोत्तम, उस 5 में से हर एक अंक जो है वो 86 तो था नहीं, वो कुछ ज़्यादा कुछ कम होंगे। सर्वोत्तम ले रहे हैं तो ये 86 से सभी ज़्यादा होंगे, ठीक है ना, 86 से ज़्यादा होंगे। इसलिए क्या हुआ कि आप हर एक को 86 मान रहे थे, जो जब 5 उसमें से हट गए तो उनका औसत कितना कम हो गया, 1। औसत 1 कम होने का मतलब क्या होता है बेटा, कि हर एक के नंबर में से 1 कम हो गया।
अब हमारे पास विद्यार्थी कितने बचे, तो आप कहेंगे सर हमारे पास विद्यार्थी 35 हैं, हर एक में कितने की कमी हुई, एक की कमी हुई, तो 35 विद्यार्थियों से टोटल कितने की कमी हुई, तो आप कहेंगे सर 35 अंकों की कमी हुई। 35 अंकों की क्या हो गई, कुल में कमी होगी, 35 अंकों की क्या हो गई, कमी हो गई। अब 35 अंकों की कमी हो गई। अब आप बताइए जो 5 विद्यार्थी आपके गए हैं, जिनको हमने हटा दिया, जो सर्वोत्तम अंक वाले थे 5 विद्यार्थी, उनमें से हर एक का औसत तो अभी हम कितना मान के चल रहे हैं, 86, क्योंकि बेटा जब 40 विद्यार्थियों का औसतन 86 है तो वो 5 भी तो उसी में इंक्लूड थे, उसी में शामिल थे, तो उसमें से हमारे एक का अंक कितना मान के चल रहे हैं, 86। लेकिन आपने देखा कि वो 5 सर्वोत्तम अंक जब आपने हटाए तो औसत में एक की कमी हुई, तो कुल में कितने की कमी हुई, 35 की। इसका मतलब जो 5 विद्यार्थी थे वो अपने साथ में 35 अंक ज्यादा लेकर गए। तो हम ये कह सकते हैं कि वो 5 विद्यार्थी में से हर एक विद्यार्थी अपने पास कितना ज्यादा लेकर गया, तो 5 से इसमें भाग दे दीजिए। 5 से भाग देंगे तो यानी कि हर एक विद्यार्थी अपने साथ 7 ज्यादा लेकर गया, क्योंकि 35 तो कुल में कमी हो रही, तो 5 विद्यार्थी अपने साथ 35 लेकर गए, तो हर एक विद्यार्थी अपने साथ कितना लेकर गया, तो 5 से भाग लगा दीजिए, यानी कि 7 अंक ज्यादा लेकर गया। और हर एक विद्यार्थी को भी हम कितना मान रहे थे, 86, और अगर ये 7 ज्यादा लेकर गया तो 6 7 13 की 3 हासिल में 1 93, यानी कि जो 5 विद्यार्थी थे उनका औसत अंक कितना है, उन 5 का औसत अंक बेटा 93 है, 93 है। आई होप बात आप तक पहुंच गई कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा बेटा, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो समझ लीजिए आप मौखिक रूप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे बिना पेन चलाए, ठीक है, इस चीज की गारंटी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि पी, क्यू तथा आर की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि पी और क्यू की कुल आयु 39 वर्ष है तो आर की आयु ज्ञात करें। देखिए 3 व्यक्ति हैं, हमने बोला कि पी की आयु पी, क्यू की आयु क्यू और आर की आयु आर है। तो इन तीनों की कुल आयु कितनी होगी, पी प्लस क्यू प्लस आर, और उसको 3 से अगर भाग देते तो ये क्या हो जाएगी, इनकी औसत आयु हो जाएगी तीनों की। ये पी क्यू आर की क्या हो गई, औसत आयु हो गई कि नहीं भाई। और इन्होंने कितना बोला, कितनी है, 25 वर्ष है। तो आपको पता है कि यदि औसत में जितने भी व्यक्ति हैं उनकी संख्या से गुणा कर दें तो कुल आयु आ जाती है। तो यहाँ से आपके पास P प्लस क्यू प्लस आर की कुल आयु आ जाएगी 25 इंटू 3, तो आप कहेंगे सर 75 वर्ष, यानी कि P, Q और R की कुल आयु कितनी है, 75 वर्ष है। अगर इनकी कुल आयु 75 वर्ष है तो आप बताइए P और Q की कुल आयु कितनी है, तो P और Q की कुल आयु दी आपको 39 वर्ष। ये क्वेश्चन में लिखा है कि P और Q की कुल आयु 39 वर्ष है, ठीक है। तो आपको किसकी आयु निकालनी है, R की। तो इन तीनों की कुल आयु यानी कि 75 में से 39 माइनस कर दीजिए तो R की आयु आ जाएगी। तो भाई R की आयु कैसे आएगी, तो आप कहेंगे R बराबर होगा 75 माइनस 39। तो देखिए 15 में से 9 जाएगा तो 6, 4 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 3, यानी कि 36 वर्ष। R की जो आयु है बेटा वो कितनी है, तो आप कहेंगे सर 36 वर्ष है। किस ऑप्शन में दिया है बेटा आपको 36, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन डी जो है आंसर हो जाएगा। आई होप बात क्लियर हो गई आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है एक व्यक्ति 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यदि वह अपनी गति को दुगना कर दे तो उसे 32 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए एक व्यक्ति जो है वो 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर जा रहा, तो आप कहेंगे 2.5 दूनी 5 होता है और 5 चौको कितना होता है, 20 होता है, यानी कि इसकी गति तो आप बता सकते हैं कितनी है। आप या तो ऐसे कर लीजिए कि व्यक्ति 2.5 घंटे का समय लेता है और दूरी कितनी तय करता है, 20 किलोमीटर। तो व्यक्ति की अगर आपको चाल निकालनी है तो चाल क्या होती है, तो आप कहेंगे सर चाल होती है दूरी बटे समय, यानी कि दूरी और समय का अनुपात चाल के बराबर होता है। अब व्यक्ति ने कितनी दूरी तय की, तो आप कहेंगे सर 20 किलोमीटर की दूरी तय की। कितने घंटे में, तो आप कहेंगे सर 2.5 घंटे में। पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 आ जाएगा, 25 अट्ठे 200, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा व्यक्ति की क्या होगी, चाल होगी। अब ये तो पहले केस में जब वो 20 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में तय कर रहा था तो उसकी चाल कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी कह रहे हैं कि यदि वह व्यक्ति अपनी गति को दुगना कर दे, दुगना कर दे मतलब अब उसने चाल कितनी कर दी, तो अब उसने चाल कर दी 8 इंटू 2 यानी कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब अगर वो अपनी गति को दुगना कर दे
तो 32 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। तो दूरी उसको कितनी जानी है अब, तो आप कहेंगे दूरी जानी है 32 किलोमीटर। तो समय कैसे निकलता है भाई, तो आप कहेंगे सर समय होता है दूरी और चाल का अनुपात, दूरी बटे चाल क्या होता है, समय होता है। तो दूरी कितनी जानी है उसको 32 और चाल कितनी है उसकी 16, तो 16 दूनी 32 यानी कि 2 घंटे का उसको बेटा समय लगेगा। तो 2 घंटे किस ऑप्शन में दिए हैं, तो ऑप्शन ए में दिया है। ऑप्शन ए क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक, आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं सरल करें, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, किस तरीके से करेंगे। चलिए आप क्या करें, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, वीडियो को पॉज कर लिया, सॉल्यूशन करिए, फिर अपना आंसर चेक करिए। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया है करनी घात 3 के अंदर, करनी घात 6 के अंदर, 5 की घात 9 और इस पूरे की होल घात कितनी दी है, तो इस पूरे की होल घात दी है आपको 4। सेम मल्टीप्लाई में लिखा है बेटा आपके पास, फिर एज इट इज है, तो आपके पास लिखा है करनी घात 3 के अंदर, करनी घात 6 के अंदर, 5 की घात कितनी 9 और इस पूरे की होल घात कितनी दी है 4। तो देखिए जब इस टाइप का टर्म आपके पास आएगा तो कितनी आसानी से आप सॉल्व करेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, जो करनी घात होती है वो बटे के रूप में आती है और जो घात होती है वो हमेशा ऊपर जाती है, यानी कि घात अंश में आएगी और करनी घात हर में आएगी। तो क्या करेंगे आप लिखेंगे 5, ये घात है तो ये आपकी ऊपर आएगी, ये भी घात है तो ये आपके ऊपर आएगी, यानी कि 9 × 4 हो गया। इसके बटे में क्या आएगा, तो 3 × 6 आएगा। करनी घातों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते जाना है और घातों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में अंश में लिखना है, तो वो अंश में आएगी और करनी घात हर में आएगी। ठीक है, इसी प्रकार आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 की घात, तो आप कहेंगे सर 9 × 4 और बटे में कितना 3 × 6। अब देखिए कैंसिल कर लीजिए, 3 से 3 बार, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 3 से ये 3 बार, तो ये हो गया 5 की घात 2 × इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो ये भी सेम आना है आपका भाई, सब कुछ कट के क्या बनेगा 2, सेम दिया है तो 5 की घात 2। अब आपको पता है आधार समान हो तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो 2 और 2 कितना 4, तो 5 की घात 4 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। किस ऑप्शन में दिया है बेटा आपको, तो ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भाई, एक धनराशि को PQR में 2:7:9 के अनुपात में विभाजित किया गया। यदि P और Q का कुल हिस्सा R के हिस्से के बराबर है तो P और Q के हिस्से का अंतर ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक राशि को P, Q और R के बीच में किस अनुपात में बांट रहे हैं, तो PQR का अनुपात कितना है 2:7:9। अगर हम बोले कि P को कितना मिला, हमने बोला कि P को अगर 2 रुपए दिए गए तो Q को 7 और R को कितना 9। अब इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि P और Q का कुल हिस्सा, तो चलिए P और Q का कुल हिस्सा देख लेते हैं कितना है, तो P को 2, Q को 7, तो टोटल कितना 9 बिल्कुल, और R का हिस्सा कितना है, तो आप कहेंगे सर 9। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही बोल रहा है कि P और Q का कुल हिस्सा R के हिस्से के बराबर है, बिल्कुल बराबर है। इन्होंने बोला P और Q के हिस्से का अंतर ज्ञात करें। अंतर आपको रुपए में बताना पड़ेगा भाई, अंतर तो जब ज्ञात कर लेंगे जब ये बताएं कि टोटल राशि कितनी है। इन्होंने इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया कि टोटल राशि कितनी है, या इन्होंने ऐसा नहीं बोला कि B को इतनी राशि मिलती है या C को इतनी राशि मिलती है, ऐसा कुछ नहीं बोला। R को इतनी राशि मिलती है, Q को इतनी राशि मिलती है, या तीनों को कुल मिलाकर इतनी राशि दी गई। तो यहाँ पर जब हमारे पास राशि ही नहीं है तो हम अंतर कैसे बता सकते हैं। तो बात समझ में आ गई। यहाँ पर कौन सा आंसर हमारा टिक होगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी, आंकड़े जो हैं अपर्याप्त हैं, अपर्याप्त आंकड़े, डेटा इनसफिशिएंट है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं।